दोस्तों नमस्कार। भारत का संविधान अपनी शक्ति, जी हाँ, अपनी सॉवरेंटी कहाँ से पाता है? कहीं और से नहीं, वी से, वी द पीपुल से। जी हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का एक बहुत ही प्रतिष्ठित लेक्चर्स का जो मैंने सार समझा, मैं वहीं से और इशारा कर रहा हूँ। हो सकता है उस सार को समझने में मुझे कुछ गलती हो जाए, भाई मैं आम नागरिक हूँ, लेकिन वो जो वी है, जहाँ तक मैंने समझा, वो साधारण वी नहीं है या सारे लोगों का, या हम कहते हैं ना जैसे ग्रुप में होते हैं वी है, या कुछ प्रतिष्ठित लोगों का वी है, या कुछ रिप्रेजेंटेटिव लोगों का वी है, या एक तरह से मेजॉरिटी का वी है, ये भी नहीं, एक एक लोगों का वी है, इस तरह भी नहीं। हम इस तरह से समझ सकते हैं इस वी को कि ये ऑल इंक्लूसिव वी है। जी हाँ, ऑल इंक्लूसिव वी है, मतलब जितने भी लोग हैं जो हैं, उन लोगों के जितने भी अलग अलग नेचर है, अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, अलग अलग जो विकास की डिफिनीशंस हैं, अलग अलग जो उनके राइट्स जो सोचते हैं और जिस डोमेन में हैं, कल्चर्स हैं, कहीं ना कहीं सबके साथ सामंजस्य बैठाने वाला वो वी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ उस लेक्चर के विषय में। जी हाँ, और इस वी को और इस वी के लिए ही जो हमारा जो गवर्निंग डॉक्यूमेंट है और हमारे द्वारा ही और हम खुद गवर्न करते हैं, तो वो संविधान के थ्रू ही होता है। और चूँकि हर एक व्यक्ति और इतना बड़ा देश, करोड़ों का देश, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ज़रिए नहीं हो सकता है इसका गवर्नेंस, तो जाहिर सी बात है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ज़रिए होता है। तो हम कुछ लोगों को एक लिमिटेड पीरियड के लिए, जी हाँ, वोट की अपनी शक्ति से चुनते हैं। वोट क्या है? जी हाँ, पॉलिटिकल शक्ति, पॉलिटिकल हक जो हर एक भारत के नागरिक को, जो एक 18 साल की जो उसकी आयु है, उसके बाद सबको अवेलेबल है, ताकि वो चीज़ें जो एक तरह से सब चीज़ को ठीक ठाक से अच्छी तरह से समझ सकता है और निर्णय लेने में सक्षम है। तो वोट को, अब जब इस वोट को समझते हैं, जी हाँ, वोट जो वास्तव में होता है, एक व्यक्ति जब वोट के लिए जाता है तो वो वोट जो है वो क्या होता है? वो वोट, अरे साहब, वोट आप कहें किसी पार्टी को दे दिया या किसी के पक्ष में दे दिया। दोस्तों, वोट जो होता है ना, अगर रियल लाइफ में बात करें तो काफ़ी नहीं होता है। अब इलेक्शंस में आप देखिए कि बहुत तरह का प्रचार चलता रहता है, हर समय एक मतदाता, उनके कार्यकर्ता, और कहीं खाना खिलाना, पीना, खाना, दुनिया भर का ताम झाम, हम कह सकते हैं धन बल, बाहुबल इत्यादि, और एक तरह से एडवर्टीजमेंट का बहुत ज़्यादा उपयोग भी होता है। और बहुत से जो लोग हंसिए पे होते हैं, कभी कभार ऐन वक्त पर मजबूरीवश इत्यादि बहक भी जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जाती है तो लोग भी होशियार होते जाते हैं और हो भी रहे हैं। और वोट जो होता है वो इन सभी प्रलोभनों, दबावों इत्यादि के सब कुछ भी, एक तरह से वोट जो होता है, वो वोटर का जो मत होता है ना, वो मत पत्र जो होता है, वो उसका एक न्याय पत्र होता है। जी हाँ, वो न्याय पत्र इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो पिछले 5 सालों में उसने क्या पाया, क्या खोया, उसकी आगे क्या आकांक्षाएं हैं, उसकी क्या संवेदनाएं पिछले शासन से थी, वो नए से क्या चाहता है, कहाँ उसके ग्रीवेंसेस हैं ना, सब कुछ वो बहुत ही कम से कम शब्दों में वो उस मतपत्र के जरिए लिखता है ना, वोट के जरिए। तो उस मतपत्र को जब वो पत्र को देता है, लिखता है, तो काउंटिंग के समय उस मतपत्र को वैसे खुलना चाहिए ना,
भले ही वो डायरेक्ट ना देख पाए, लेकिन एजेंट्स के जरिए उस मतपत्र को, एक एक मतपत्र को देखा जाना चाहिए। कम से कम शब्द इसलिए कि हर आदमी गांव देहात या कहीं और मजदूर है इत्यादि है, भावनाएं तो बहुत है, लेकिन वो लिख तो नहीं सकता है उतनी बातें आर्टिकुलेट वे में। जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, इतनी बहस कर सकता है। लैंग्वेज की भी दिक्कत आ सकती है, लिखते समय कुछ अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेस करता है कम से कम शब्दों पर। तो हर एक जो पर्ची होती है, आप बैलेट पुराने ज़माने में जो होता था, अब वीवी पैट है, तो वीवी पैट की जो पर्ची है जो निकलती है ना, वो उसका न्याय पत्र या मतपत्र जो है, और उस पर जो सीरियल नंबर है, ईवीएम नंबर है, वह वास्तव में ये सब रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, मशीन पे कोई शक नहीं है। ईवीएम बैलेट वाले सिस्टम में, जी हाँ, आप कह सकते हैं बहुत से अपवाद थे, लोग बैलेट डालते समय लूट जाते थे इत्यादि या हो जाते थे, लेकिन जो भी रिगिंग इत्यादि होती थी वो सब दिखती थी। कोई बक्सा लेके भागा, उस समय इतने वीडियो कैमरेज नहीं होते थे। अब तो एक एक जगह वीडियो कैमरेज, फोर्स अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा सब कुछ है, तो बड़े बड़े बक्से कहाँ ले जाएंगे, ये सब है। तो वो लॉजिक भी इतना होता नहीं है, लेकिन ठीक है। मशीन उसमें एक मतलब बैलेट में एक थोड़ी दिक्कत ये है कि मुहर लगाते समय इधर उधर मतपत्र थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, तो वैलिड इनवैलिड का झाम भी हो सकता है, उसमें भी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन ईवीएम के ज़रिए जब ईवीएम का प्रयोग होता है, तो ये क्या बोलते हैं, इनवैलिड जो चीज़ें हैं उसमें झाम नहीं होता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है। कोई ये नहीं कहेगा कि इसको मत दिया कि उसको मत दिया। ईवीएम का ये फ़ायदा है। लेकिन जो सबसे मूल पत्र, जिस मत पत्र की मैं बात कर रहा हूँ, और जो वास्तव में न्याय पत्र है, जिसकी गहराई को समझने की ज़रूरत है, आप स्वयं से पूछिए कि जब आप ईवीएम में वोट डालते हैं, मान लीजिए पर्टिकुलर सिंबल के सामने, मान लीजिए कमल के सिंबल के सामने आपने बटन दबाया, और बटन जैसे ही दबाया उसके सामने बत्ती भी जल गई, और मान लीजिए 7 सेकंड के सामने वो पर्ची भी आग के सामने से रोल हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन कोई भी मतदाता ये बता सकता है क्या कि मशीन की मेमोरी में वोट वास्तव में कहाँ, जहाँ वो चाहता था वहाँ दर्ज हुआ? जी हाँ, बत्ती जल गई उस सिंबल के सामने, पर्ची रोल हो गई, ये सारी चीज़ें बीप आ गई जैसे आप उस सिंबल सामने जब आइए। ये केवल ये दर्शाता है कि ये पर्टिकुलर वोटर किस जगह वोट डालना चाहता था, अपना मत देना चाहता था, लेकिन वास्तव में वह मत मशीन के मेमोरी में उसी जगह गया है। ये कौन बताएगा भाई? किसी को पता है क्या कंफर्म 100%? या 1% कोई बोल दे, 0% नहीं। मैं कहता हूँ 1 भी मतदाता आपको नहीं मिलेगा, या कोई बड़ा से बड़ा इंजीनियर, बड़े से बड़ा अथॉरिटी नहीं मिलेगा जो कह सकता है कि ईवीएम में वोट डालने पर वो वोट मेमोरी में वहीं रजिस्टर हुआ है जहां वो चाहता है। उसका एक ही वेरिफिकेशन है और एक ही तरीका है कि जो मैं ईवीएम को दोष नहीं दे रहा हूँ, न ईवीएम पे कोई शक कर रहा हूँ, मैं केवल अपने मतपत्र के विषय में बात कर रहा हूँ कि जो मैंने मत डाला है वो वास्तव में उस पार्टी उसके खाते में ईवीएम में वहीं पहुँच गया है कि नहीं, ये मुझे कैसे बनेगा? मेरे मतपत्र के विषय में मुझे जानने का अधिकार है कि वहाँ पहुँच चुका है कि नहीं। बहुत सिंपल है, ईवीएम पे भी क्वेश्चन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस वो वीवीपैट की पर्ची निकले, वो रोल ना हो, सीधा वो पर्ची निकले और निकल के मतदाता के हाथ में जो उसका मतपत्र है, भावनाओं का मतपत्र, उसका न्याय पत्र, क्या मिला क्या खोया, आकांक्षाएं, सब कुछ उसका सीरियल नंबर, ईवीएम नंबर के साथ, कम से कम शब्दों वाला वो वीवीपैट उसके सिंबल के साथ उसके हाथों में आ जाए और वो उसको छू ले, स्पर्श कर ले कि हाँ ये मेरा मतपत्र है। इस स्पर्श में कोई पढ़ाई लिखाई और कोई ऊंच नीच गरीब कोई मतलब नहीं है। और उस मतपत्र को जैसे बैलेट की तरह फोल्ड करता है, उस मतपत्र को फोल्ड कर दे और फोल्ड करने के बाद अपने हाथों से ही वो वीवीपैट जिसमें कलेक्ट होता है उस बक्से में डाल दे ना। और जैसे ही वो बक्सा डल जाए तो एक एक मत जो रहेगा, जो ईवीएम के जरिए रहेगा, उस बक्से में हो जाएगा।
तो अब आप जब काउंटिंग करिए तो ईवीएम की काउंट मत करिए कि ईवीएम मशीन का वो टोटल काउंट बताएगा, एक एक मतपत्रों को नहीं पढ़ता है वो। मतपत्र तो खुलेंगे वीवीपैट, और एक एक वीवीपैट को आप गिन लीजिए, एक एक पर्ची को एक एक सिंबल वाले होंगे, और ईवीएम मशीन नंबर वही है, उससे मिलान हो जाएगा ना। तो एक एक मतपत्र बिना किसी ताम झाम के कि अरे इस मतपत्र में किसको भाई इधर लगा है कि उधर लगा है, ये सब भी लफड़े जो बैलेट में होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और एक एक मतपत्र तुरंत क्या बोलते हैं, एक पर्ची, जैसे कुरैशी साहब ने जो पूर्व हमारे चुनाव आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन साहब थे, मुख्य चुनाव आयोग साहब थे, सॉरी, उन्होंने कहा कि पर्ची एकदम क्लियर होती है, आप जल्दी जल्दी उनको गिन भी सकते हैं। बैलेट में देखना पड़ता था कि 20 लोग हैं तो कहाँ मोहर लगी है, वो सही से लगी है नहीं लगी है, यदि पर्ची में इस तरह कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी वो आराम से स्पष्ट रूप से गिनी जा सकती है, एजेंटों के सामने देखी जा सकती है। तो इस तरह से एक एक मत बहुत तेज़ी से गिने जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक दिक्कत आती है कि मतपत्र में बैलेट वाले में फ़ायदा कि बड़े बड़े मतपत्र एकाएक आप कंप्यूटर से छाप नहीं सकते हैं। इसी तरह जो वीवीपैट वाला है, जो बक्सा है, वीवीपैट की छोटी छोटी पर्चियाँ हैं, कंप्यूटर जनरेटेड, मशीन जनरेटेड होती है, तो मशीन का सिस्टम है, तो बहुत तेज़ी से छप भी सकती है। तो आप थोड़ा सा और केयरफुल चीज़ कर सकते हैं। वो ये केयरफुल चीज़ कर सकते हैं सुझाव के तौर पर जो मेरा है कि जिस भी बूथ पर ईवीएम लगी हो और जब वो मतदाता ईवीएम से वोट करे, उसके हाथ में पर्ची आए तो उस पर्ची को फोल्ड करके वो डालता रहे, लेकिन कम से कम उसमें 5 पर्चियाँ मतदाताओं की ऐसी हो, जब वो उसको पर्ची पाए, उसको जब फोल्ड कर ले, डालने के पूर्व 5 जो कम से कम ऑफिसर्स होते हैं, 3 पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 और एक क्या बोलते पीठासीन अधिकारी, और मोस्ट प्रोबेबली एक माइक्रो ऑब्जर्वर साहब भी होते हैं। तो वो इन 5 पर्चियों में एक एक हस्ताक्षर भी अपना बना सकते हैं। तो अगर एक आध हस्ताक्षर भी वहाँ पे एक ऑफिसर भी काउंटिंग के समय मौजूद रहेगा और उसका मिलान हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, अगर उसको किसी तरह से वो कर सके उन हस्ताक्षरों को स्कैन के रूप में ना, मान लीजिए ऑफिसर नहीं भी है तो अपना सैंपल दे दे और उस सैंपल से इलेक्ट्रॉनिकली मैच पर्चियों का हो जाए, तो बीच बीच में जो अक्सा बक्सा वीवीपैट का बक्सा बदलने का चांस है वो भी ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। और एक चीज़ और हो सकती है कि मतदान जब से मशीन ईवीएम की निकलती है और चुनाव आयोग तक पहुंचती है और फिर मतलब बूथ तक पहुंचती है, वहां से स्ट्रांग रूम तक पहुंचती है, इसकी पूरी वीडियोग्राफी होती रहे और जब तक स्ट्रांग रूम में रहे, लाइट इत्यादि की पर्याप्त हर समय व्यवस्था रहे और सब कुछ वीडियो रिकॉर्डेड किया जाए। अरे भाई, आप जनता जो है अपने पूरे रिसोर्सेस, अब जबकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस हम तीसरी महाशक्ति बनने जा रहे हैं और हमारा पूरा का पूरा पैसा चंद हाथों में लोगों को हम दे देते हैं, और चूँकि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो कम होता जा रहा है, इंडिविजुअल छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिली हो जाते हैं, तो सरकार और उनकी संस्थाएं ही एक तरह से अभिभावक का कार्य करती हैं। तो वो जो डिसीजंस लेती हैं तो वो बहुत इफ़ेक्ट करता है एक इंडिविजुअल। वास्तव में एक सरकार के रिस्पेक्ट में अब कोई मैच नहीं रह गया है। सरकार के बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत पावरफुल होती है, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, उसके सामने ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, सब कुछ है। तो लेकिन हमारा जो मतपत्र है, जो हमारी बात है, व्यथा है, संदेश है, खुशी है, जो भी हम मतपत्र है वो हम छू तो लें और वो एक बार खुल के काउंटिंग के समय हूबहू उसी फार्म में जनरेट भी तो हो जाए जिस फॉर्म में हमने वो पर्चियाँ छुई हैं, और गिन लिया जाए। और गिनने में क्या 12 दिन छोड़िए जनाब, 22 दिन भी लगे कोई दिक्कत नहीं, और 120 दिन भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं। 5 साल के लिए सरकार चुन रहे हैं, 365 गुणा 5 से गुणा कर दीजिए तो क्या बोलते हैं, मोटा मोटा 1700-1800 दिन हो जाते हैं। तो उसमें 120 दिन भी लग जाए अगर गिनती के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा कि ये सरकार हमारी है और हम गवर्न कर रहे हैं, हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसके निर्णय जो रहेंगे ना, फिर चीफ जस्टिस साहब की बात पे आते हैं कि वो वी के निर्णय रहेंगे, वो ऑल इंक्लूसिव निर्णय रहेंगे और एक ज़्यादातर लोगों के भारत की डाइवर्सिटी को कवर करते हुए, सब कुछ बैलेंस करते हुए, वो वास्तव में जो हमने न्याय पत्र दिया है अपने वोट के जरिए, जनादेश दिया है, अल्टीमेट न्याय पत्र,
पूरा सार सब चीज़ों में बैलेंस करेगा। विकास के साथ, जस्टिस के साथ, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास एक तरफ तो दूसरी तरफ सामाजिक न्याय और सुरक्षा इत्यादि, एनवायरनमेंट का न्याय तो दूसरी तरफ, लग्जरी का न्याय, हर चीज़ जो छूट गए हैं उनका भी न्याय, जो सबसे आगे हैं उनको लिए और इनोवेशन का न्याय और समाज के लिए टेक्नोलॉजी दे सकें। इस तरह हमें सोचने की आवश्यकता है। प्रश्न थोड़ा सा बड़ी बड़ी बातें हो गई तो इस तरह से सोचा जा सकता है, ये ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास, चुनाव आयोग के पास इलेक्शंस के समय असाधारण शक्तियाँ होती हैं। सारे रिसोर्सेज सारे विभागों के उनके पास कंट्रोल में होते हैं, तो कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। सारे रिसोर्सेज लगा के पूरे मन से अगर ये काम कर लिया जाए, वीवीपैट 100% गिन लिया जाए, तो इसी बात की कोई दिक्कत ही नहीं है। सब कुछ एकदम स्पष्ट चलेगा और हमारा जो मतपत्र है, जो हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एकदम चमकेगा। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो सब कुछ हो रहा है, वी द पीपल के लिए ही तो सब कुछ हो रहा है। समझने की ज़रूरत है कि बैलेंस जो न्याय का है वो किधर है। मैं कभी कभी उससे सहमत भी हो सकता हूँ, कुछ लोग नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बैलेंस तो न्याय पत्र के जरिए ही, वोट के पत्र के जरिए ही तो होना है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कोई पूछे कि पुराने समय में पहले क्या आया भाई? घर आए कि मानचित्र आया? अरे भाई, पहले घर आए। तो जो पुराने मानचित्र बनते थे ना, वो भूगोल और घर और इत्यादि जो बस्तियाँ थी उसको समझने में बनते थे ना। अब बहुत, और वो कम होते थे, वो केवल दिशा निर्धारण करते थे, तो वो अनिवार्य शर्त मानचित्र की नहीं थी किसी मकान इत्यादि के लिए। मॉडर्न समय में क्या हो गया? मॉडर्न समय में ये हो गया कि मानचित्र कहीं ना कहीं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और मजबूत होती गई तो लोग और प्लान डेवलपमेंट की ओर बढ़ते गए, तो मानचित्र स्वयं जनरेट करने लगे। पहले नक्शा बनाइए आप, और उस हिसाब से फिर आप नक्शा पास करा के आप विकास करिए। तो एक जगह रेयर जो पुराने मानचित्र थे वो भूगोल को समझता था, जो पुरानी बस्तियां थी पुराने घर को समझता था, और जो नए मानचित्र आते हैं नए अथॉरिटीज, विकास प्राधिकरणों के, वो वास्तव में प्लान डेवलपमेंट के लिए एक रास्ता दिखाने के लिए उस हिसाब से आपको प्रेरित करते हैं। तो क्या आप नए मानचित्रों को जो बाद में आए उनको पुराने भवनों में लगा सकते हैं क्या रिट्रोस्पेक्टिवली? ये सोचने की बात है। क्या अगर पुराने मानचित्र पूरी तरह खारिज हो जाएंगे तो क्या देशों के नक्शे जो बने हैं, जो देशों के नक्शे होते हैं, वो परफेक्ट ज्योमेट्री, स्क्वायर या क्या बोलते हैं, सर्किल इत्यादि हो जाते ना? लेकिन वो तो होते नहीं हैं उनके नक्शे। तो दोनों चीज़ों में बैलेंस होता है। बैलेंस किधर होना चाहिए? बैलेंस उधर होना चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों का इंक्लूजन हो, सबसे कम लॉ का एप्लीकेशन इस तरह होना चाहिए कि लोगों को कम से कम नुकसान हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप ये टाइम लिमिट मानचित्र का कब से नए वाले को कहाँ से लागू करते हैं, पुराने वाले को किस सीमा पर रोकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली किस हद तक जाते हैं या जाना भी नहीं चाहिए। तो वहीं दूसरी अगर पॉलिसीज़ की बात करें, अगर कोई पॉलिसीज़ पहले समय में वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड थी, उस समय उसमें कुछ लोग पार्टिसिपेट किए, लेकिन उसके दूरगामी प्रभाव अगर बहुत आगे पड़ सकते हैं और जिसके प्रभाव बाद में सही भी नहीं किए जा सकते हैं, समझने की भी ज़रूरत है। और वो पॉलिसीज जिस लॉज के अंदर बनी वो अगर स्वयं माननीय संवैधानिक कोड के द्वारा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दी गई हो तो ठीक है, हम सजा तो नहीं सह सकते हैं, लेकिन उस पॉलिसी से रिलेटेड सारे डिटेल्स जो भी हैं, कौन लोग पार्टिसिपेट किए, कहाँ पार्टिसिपेट, कैसे पार्टिसिपेट किए, जांच हेतु हम उसको रिट्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि इफेक्ट आगे भुगतने पड़ सकते हैं और वो इरिपेरेबल डैमेज कर सकते हैं या कर रहे हो, तो वहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिवली एक्ट को लगाना पड़ सकता है। जी हाँ, मेरा इशारा वही था, उसी खास बेंच का जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ साहब की नेतृत्व में जस्टिस संजीव खन्ना साहब और जस्टिस शायद B.R. गवई साहब भी थे और दो जज साहब थे, मनोज मिश्रा भी साहब भी थे और एक साहब और थे। इनकी बेंच के द्वारा जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विषय में कि पॉलिसीज चंद लोगों के लिए ना हो, पॉलिसीज जनता के लिए हो और जनता को हक हो
कि वास्तव में पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग कहाँ से हो रही है। जब तक ये निर्णय नहीं आया था तब तक कोई बता नहीं सकता था कि किस कंपनी ने किसको चंदा दिया। वो जनता के सामने तो इलेक्शन के समय जनता की बात, लेकिन पॉलिसीज मान लीजिए किसी पावर के बाद किसी और की बन रही होती। कहते हैं ना पुरानी कहावत, पावर मेक्स अ पर्सन करप्ट, और एब्सोल्यूट पावर तो पूरी तरह करप्ट कर देती है। लेकिन जनता अपने मताधिकार से, अपने मतपत्र से जब न्याय देती है तो पावर मिलने के बाद जो जनता के लोग भूल जाते हैं, और पावर जब रहती है तो सोचते बहुत लंबे समय तक रहेंगे, उन्हें अगले पल अगले 5 वर्ष बाद भी आईना दिखा देती है। खैर, मैं किसी से इसको जोड़ना नहीं चाहता हूँ। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। सत्य हिंदी पे वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब को सुनते रहिए, विनोद खन्ना साहब के साथ विनोद अग्निहोत्री जी साहब, तो वही प्रोफेसर अपूर्वानंद जी को, प्रोफेसर मुकेश कुमार साहब को, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रविकांत जी को भी सुनते रहिए, अशोक वानखड़े टाइगर जी के साथ, और पुण्य प्रासपुर वाजपेयी जी के फिलोसफिकल थॉट्स और रवीश कुमार जी के जो व्यंग्यात्मक शैली है वो न्यूज़ को सुनते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।